आप स्वयं तो भारत कुलम की बात कर रहे हैं, भारतीय मान्यताओं और विश्व की नई शिक्षा को मिलाकर एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, पर आपकी दोनों बेटियां तो लंदन में पढ़ी। जो कष्ट हमने सहे हैं उन्हें हम बच्चों को नहीं देना चाहते। सिंघरण ने आचार्य चंद्रगुप्त से कहा कि आचार्य, जन्म दो तरह का होता है, एक शरीर का और एक ज्ञान का। मुझे शरीर एक मलय माँ ने दिया है, मलेशिया की माँ ने, लेकिन मेरे ज्ञान का जन्म भारत ने दिया है। अगर भारत पर संकट है तो सिंघरण जाएगा नहीं, यहीं लड़ेगा। सारे प्रश्न थे, लेकिन 3 सवाल मुझे ऐसे लगे जो बताने चाहिए। मलाड से कोई डॉक्टर संजय हैं जो आए हैं, उन्होंने एक निजी सवाल किया था। हालांकि निजी सवाल का उत्तर देना नहीं चाहिए, लेकिन ये शंका तो रहती है, और शंका का निराकरण ना हो तो वही होता है जो सती जी के साथ हुआ था। भगवान के गुणस्तवन में अशंक रहना चाहिए। शास्त्र भी कहता है संशयात्मा विनिश्यति, जिसके अंदर संशय है उसका विनाश निश्चित है। तो ये संशय है तो इसका निराकरण होना जरूरी है। मलाड से संजय आए हैं, डॉक्टर संजय। वो कहते हैं आप स्वयं तो भारत कुलम की बात कर रहे हैं, भारतीय मान्यताओं और विश्व की नई शिक्षा को मिलाकर एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, पर आपकी दोनों बेटियां तो लंदन में पढ़ी। ऐसा क्यों? पहली बात तो ऐसी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रश्न उठाया कि ताकि उन्हें यह ना लगे कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता। लेकिन ये बहुत निजी था, इसका उत्तर देना महत्वपूर्ण नहीं था, पर आपके मन में आया और इससे मिलते जुलते 10-12 सवाल और थे, तो मुझे लगा एक बार देना चाहिए। इसके कई तो निजी कारण है और कई सार्वजनिक कारण है। पहला तो निजी कारण यह है, आप सब सामर्थ्यवान लोग हैं। प्रयास करिए कि आपकी अगली जनरेशन, आपकी अगली पीढ़ी आपके निजी आभा मंडल से बाहर जाकर तैयार हो। महाराज दशरथ छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। महाराज दशरथ अप्रतिम योद्धा थे। देवताओं के राजा इंद्र भी जिनके पहुंचने पर आधा सिंहासन उन्हें देते थे कि आइए बैठिए। दशरथ शब्द के बारे में कहा जाता है कि 10 रथों को एक ही वल्गा से, एक ही लगाम से चला देने वाले महारथी का नाम दशरथ है। और मुझ जैसा किंचन व्यक्ति ये व्याख्या स्वीकार करता है ज्यादा अच्छी तरह से कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको जो अंकुश में रखता हो उसी के घर राम पैदा हो सकता है। दशरथ जी ने अपने आभा मंडल से बाहर निकाला राम जी को और कहा कि जाओ जंगल में देखो। यहां पुराने लोग बैठे हैं, अभी बाबूजी मिले थे, हमें हरियाणा से हैं, थे कुमार जी। खूब सारी बातें हरियाणा की एक सारी बातें एक साथ बताना चाहते थे। उन्हें अपने पौरुष पराक्रम की बार बार याद आ रही थी। अगली पीढ़ी को थोड़ी कम याद आएगी और उससे तीसरी पीढ़ी को बिल्कुल याद नहीं आएगी। उसको लगेगा ये तो था ही, ये तो होना ही है, ये गाड़ी तो चाहिए, ये ड्राइवर तो होता ही है, नया फोन आया तो मिलना ही चाहिए, वैकेशन में यूरोप तो जाना ही है, अमेरिका तो जाना ही है, ये तो हक बनता है। ये हक नहीं है। अगली बात बुरी लगेगी बच्चों आपको। और संजय भाई, आपने पूछा है, आपकी उम्र भी कम है, लिखा 31 वर्ष के हैं आप। यह जो कुछ मिला है ये तुम्हारा हक नहीं है, ये प्रभु कृपा है। जिस दिन ये मानना स्वीकार कर दोगे उस दिन प्रारंभ हो जाएगा। हम इस सब प्रभु कृपा को अपना हक समझते हैं। हम समझते हैं ये होगा ही, हमें तो मिलना ही है। मैं एक सामान्य से कस्बे से उठ के यहां तक आया हूं। जिस दिन तक मैं ये मानूंगा ये मेरी प्रतिभा के कारण है, मेरी क्षमता के कारण है, मेरे संघर्ष के कारण है, उस दिन तक अहंकार रहेगा। और जिस दिन मैं ये मान लूंगा कि ये सब पीछे जो बैठे हैं इन्होंने हाथ रख रहा है इसलिए हो रहा है, उस दिन तक अहंकार विगलित रहेगा, खत्म रहेगा। इसी मायानगरी मुंबई में बहुत अधिक आभा से जुड़े हुए बच्चे, जिन्होंने कुछ फिल्में की हैं, कुछ सीरियल्स किए हैं, खूब लोकप्रिय हैं, जाते हैं तो भीड़ लगती है। अचानक एक दिन सुबह सुबह समाचार आता है उनके बारे में दुखद कि उन्होंने जीवन समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी आभा से बाहर नहीं निकले, वो अपने आभा मंडल से बाहर नहीं आए कि वो एक मनुष्य हैं। राम जी को दशरथ ने प्रेरित करके महाराज ने वनवास इसलिए जाने दिया, और माता कैकेयी, आज उन पर चर्चा भी करूंगा, देवताओं के वशीभूत होकर इसीलिए भगवान को भजने में प्रवृत्त हुई। अगर जिस रात वनवास मिला उस रात राम जी दशरथ जी से लड़ लिए होते और काबिज हो गए होते सत्ता पर, तो अयोध्या को राजा तो मिलता, हमको भगवान ना मिल पाता, हमको राम ना मिल पाता। तो मैंने भी दोनों बच्चों को इसलिए बाहर भेजा कि मेरे आभा मंडल से मुक्त होकर उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व तैयार हो सके। 12वीं के बच्चे को आप छोड़ आते हो विदेश में, और आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई या तो स्कॉलरशिप से की
या वीकेंड जो होता है उसमें काम करके कि रिसर्च स्कॉलर की तरह। ऐसा नहीं था कि धन की कमी थी। अगर मेरे जीवन पर किसी का एहसान है सबसे बड़ा तो मेरे पिताजी के एक निर्णय का है। जब मैं इंजीनियरिंग से फरार होकर वापस आया और कहा कि कविताएं लिखनी है, इंजीनियर नहीं बनना, तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाने के समस्त प्रकार के तरीके अपनाए, जिनमें मानसिक, आध्यात्मिक और यहां तक कि शारीरिक भी थे। हमारे यहां तो चलते हैं, आप तो नहीं चलता। हमारे यहां तो जब तक पिता अपने बेटे को ठोक पीट ना ले तब तक लोग शक करते हैं कि इनका है कि नहीं है। आजकल तो बच्चे को जरा सा कुछ बोल दो तो माँ ही कहती है कि वो डिप्रेस हो गया, जाके माफी मांग के आओ। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो हर तरह से निराश हो गए तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। उस निर्णय ने जीवन परिवर्तित कर दिया। 17 वर्ष की आयु थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे और तुम्हें नहीं बनना इंजीनियर, तो 21 साल की आयु तक 2 वक्त भोजन देना और 2 जोड़ी कपड़े देना ऋतु के अनुसार, गर्मी में गर्मी के, जाड़े में जाड़े। ये पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है। लेकिन तुम एडमिशन कैसे लोगे, फॉर्म कैसे भरोगे, बाहर कैसे जाओगे, ये तुम खुद कमाओ। अब 17 वर्ष का बच्चा एक छोटे 10,000 के कस्बे में कैसे करता? तो एक बड़े पत्रकार थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा मैं कुछ लिखना चाहता हूं। बोले लिखो। मैंने कुछ लेख लिखे, कुछ कहानियां लिखी, लंदन में, पराग में लिखी। किसी से 35 रुपए आए, किसी से 30 रुपए आए, किसी से 40 रुपए आए। 1988 में हापुड़ में पहली बार अनायास किसी ने मंच पे खड़ा कर दिया, कविता पढ़ दी, तो नीचे उतरते समय आयोजक ने 100 रुपए दे दिए। मैंने कहा कि ये किस बात के अंकल जी? बोले बेटा ये तुम्हारा किराया है। मैंने कहा मेरा तो 2 रुपए लगा है। बोले नहीं नहीं, ये इनाम होता है। वहां कई लोग सुनने आए थे आपकी तरह। उनमें से एक सज्जन बोले 2 सितंबर का कार्यक्रम था कि 17 सितंबर को आप खाली हैं क्या? हम तो 17 तक खाली थे, हमको क्या काम था? बोले 17 को खाली हैं तो 17 को मेरठ आ जाइए, कितने पैसे लेंगे? अब हमें पता ही नहीं था। बोले आप चिंता मत करो, अच्छा देंगे, अच्छा देंगे। और चल निकला। जब तक आप स्वतंत्र जंगल में नहीं जाएंगे, जब तक आप हम क्या कर रहे हैं, जो कष्ट हमने सहे हैं उन्हें हम बच्चों को नहीं देना चाहते। हमने बचपन में जो चीजें सही हैं उन्हें हम बच्चों तक नहीं पहुंचाना चाहते। तो पहला निर्णय तो डॉक्टर साहब जिन्होंने सवाल पूछा है उनसे मैं बता दूं, पहला निर्णय तो इसलिए कि मेरी लोकप्रियता के कारण भारत में जो उनके लिए सहज संभव नहीं था, ट्रेन में चलना, वो जो अंडरग्राउंड होती है लंदन की, जिसका ऑयस्टर कार्ड बनता है, उसमें जाना, लौटते में मैस में खाना खत्म हो गया है तो अब क्या करना है। यानी कि खाना खत्म हो गया है तो आपको कल से पता चल जाएगा कि आपको इतने बजे तक मैस पहुंचना है, तो भूखे सोओगे। घर में संभव नहीं है। घर में तो 11 बजे आए तो माँ का कलेजा बाहर खुद बना दे हाथ से, और माँ ना हो तो पिता बना दे हम जैसा। इतने सारे खाना बनाने वाले में लगे हुए। यह अनुशासन जीवन में आना इसलिए जरूरी था। तो लोकप्रियता, यश उनके सहज विकास में बाधा ना पड़ जाए। तीसरा, वो जिस विषय में जाना चाहते थे भारत में उसका मानक संस्थान नहीं था। यार राजनीति के लोग बैठे, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, हर एक सरकार आई है, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि 80 वर्ष में विश्व की 100 प्रमुख विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय हमारा नहीं है। हम एक यूनिवर्सिटी सम्मिलित नहीं कर पाए। पूरी दुनिया को प्रकाश देने वाले लोग तक्षशिला के माध्यम से, नालंदा के माध्यम से आज विश्व की ओर देख रहे हैं। भारत कुलम मेरा सपना जरूर है, पूरा होगा या नहीं होगा ये जाने, कोई एहसान नहीं है कि मैं पूरा ही करूं। ये माध्यम बनाएंगे तो पूरा करूंगा, नहीं माध्यम बनाएंगे तो इन पे ठीकरा फोड़ दूंगा कि आपने नहीं बनवाया, मैं क्या जानूं। लेकिन बनाना इसीलिए चाहता हूं कि वहां एक ऐसा शिशु पैदा हो, एक ऐसा बच्चा बड़ा हो, पहली क्लास से आखिरी क्लास तक, इंजीनियरिंग करते समय, मेडिकल करते समय, जिसके जीवन में कोई भी प्रकार का प्रदूषण ना गया हो, जो गौशाला भी जाता हो, जो खेती भी करता हो, लेकिन AI टूल्स में भी दुनिया में नंबर 1 हो। यह विचार है, ये एक सोच है मेरी, ताकि वो विश्व संस्कृति जान सकें। आप सोचिए कि हम जैसे लोग जब पहली बार किसी 5 स्टार में रुके तो कितने संकट में थे। हमें पता ही नहीं था कैसे रुकना है। 2-3 दिन, एक बार 5 बार, पहली बार में 5 दिन के लिए रुके। 2 दिन तक तो हम यही समझ में नहीं आए कि हम नहा तो रहे हैं पर इस शैंपू में झाग क्यों नहीं उठ रहा। वो तो किसी ने पूछा तो उसने बताया कि कंडीशनर है, पता ही नहीं था। आप हो सकता है कि आप बड़े घरों से हो सकता है कि आपके परिवार में पिछले जनरेशन की वेल्थ हो, समृद्धि हो, हम में नहीं था। और भारत के 99.99% लोगों में नहीं है। इस देश के शीर्ष पर जो 2 लोग बैठे हैं, एक महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमारी बड़ी बहन बैठी हैं, एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, वो किसी बड़े खानदान से नहीं है, वो पुरुषार्थ से वहां पहुंचे हुए लोग हैं, अपनी तपस्या से वहां पहुंचे हुए लोग।
तो इसलिए कि वो विश्व संस्कृतियां जाने, वो दुनिया के लोगों से जाने की कैसे। मेरी बेटियां कह देती हैं, अगर मैं किसी से कह दूं, अपने ही परिचय में किसी से कह दूं भाई पेट निकल रहा है, तो वो मुझसे कहती हैं ये नहीं कहना चाहिए, बॉडी शेमिंग है। मैं धीमे धीमे ग्रेजुएट हुआ, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि मुझको नहीं आता था, मैंने सीखा। चाहे वो बेटियों से सीखा, चाहे पत्नी से सीखा, चाहे किसी से सीखा, क्या फर्क पड़ता है इससे। हमको नहीं पता था क्योंकि हम विश्व संस्कृतियों में गए ही नहीं थे। गर्मी के पर्यटन का मतलब मामा का घर था, बहुत हुआ तो मामा के घर चले जाओ, चाचा के घर चले जाओ। यह जो दुनिया भर में वो बच्चे गए तो उन्हें पता चला, और ये मैंने नहीं किया, ये पहले से होता रहा है। तक्षशिला पढ़ने के लिए, जो टैक्सिला आज पाकिस्तान के कॉर्नर पर है, वहां कौन गया? पटना का एक लड़का गया, चंद्रगुप्त। पढ़ाने कौन गया? मगध का एक आचार्य गया, कौटिल्य, चाणक्य। वहां और कौन पढ़ने आया? मलेशिया का राजकुमार, मलय देश का राजकुमार सिंघरण। आपको शायद पता नहीं होगा, ये दोनों ही चाणक्य के शिष्य हैं, सिंघरण और चंद्रगुप्त। और जब भारत पर यवनों का हमला हुआ तो चाणक्य ने सिंघरण से कहा कि तुम मलेशिया वापस लौट जाओ, इस देश में अराजकता हो गई। क्या अद्भुत बात मुझे याद आई। सिंघरण ने आचार्य चंद्रगुप्त से कहा कि आचार्य, जन्म दो तरह का होता है, एक शरीर का और एक ज्ञान का। मुझे शरीर एक मलय माँ ने दिया है, मलेशिया की माँ ने, लेकिन मेरे ज्ञान का जन्म भारत ने दिया है। अगर भारत पर संकट है तो सिंघरण जाएगा नहीं, यहीं लड़ेगा। और इतिहास गवाह है कि सिल्यूकस की सेनाओं से लड़ते हुए सेनापति सिंघरण शहीद हुए, इसी देश में शहीद हुए। इसी देश के लिए उन्होंने जान दी। वेनसांग चीन से भारत पढ़ने के लिए आया। वेनसांग के गुरु कौन थे? यहां जैन समाज के लोग बैठे होंगे, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आचार्य शीलभद्र, जैन संपदा के बड़े आचार्य, वे हिंसांग के गुरु थे। नालंदा में रहकर पढ़ाई की। आद्य शंकराचार्य जी हमारे पूरे देश के गुरु बने, पूरे जगत के गुरु बने। एक वाक्य बोल रहा हूं, जिन्होंने सवाल निजी पूछा, भारत से बाहर पढ़ना बुरा नहीं है, भारत से बाहर पढ़कर अपने देश को बुरा समझना बुरा है। बस ये एक अंतर समझिए। वो बच्चे बाहर पढ़ने गए, लेकिन भारत वापस लौट के आए, अपना व्यापार किया, नौकरी की। छोटी पुत्री किंग्स गई पढ़ने के लिए न्यूरो डेवलपमेंटल साइंसेस में, फाइनल ईयर में थी। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि वहीं रहोगी कि भारत आओगी? ने कहा नहीं, भारत आएंगे। आ गई भारत, काम कर रही हैं। तो आप सब भी यह ना सोचिए कि ज्ञान की सीमाएं केवल देश में है। ज्ञान जहां से मिलेगा हम लेंगे। राजनीति के लोगों से अनुरोध है, किसी प्रकार शिक्षा में और संस्कृति में निवेश कीजिए। देखिए, एक पुल बनाएंगे तो सड़क से सड़क जुड़ेगी, कार से कार जुड़ेगी, लेकिन अपने अपने राम कराएंगे, शिक्षा में ठीक सुधार करेंगे तो आत्मा से आत्मा जुड़ेगी, परमात्मा तक का सफर होगा। भगवान राम ने भारत भर का भ्रमण किया, ऋषियों के आश्रम में गए, शिक्षा लेने के लिए गए। महर्षि अत्रि के यहां गए, भरद्वाज ऋषि के गए, महर्षि शरभंग के यहां गए, सुतीक्ष्ण जी से मिले, अगस्त्य जी से मिले। राम का वनगमन एक राजा की यात्रा नहीं है, एक ऋषि संस्कृति की रक्षा के लिए गए हुए एक तेजस्वी पुरुष की यात्रा है। लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से, जो मुझसे सवाल पूछा है हमारे डॉक्टर संजय जो मलाड से आए हैं, ऐसा ही सवाल लक्ष्मण जी ने पूछा था राम जी से कि हम तो वन की यात्रा में हैं, हमें ऋषियों क्या क्यों बैठे रहते हैं बार बार? आप इतने पूरे पूरे दिन बैठे रहते हो, ये अपने शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं, आप हाथ जोड़ के बैठे रहते हो, इससे क्या मिलेगा भैया? राम जी ने कहा, जैसे सूर्य हमसे लाखों योजन दूर है, उसकी अपनी ऊष्मा है, लेकिन जब हम शीत ऋतु में, जाड़े की ऋतु में सूरज के बीच बैठते हैं तो इतनी दूर से भी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसे ही ज्ञानियों के पास, संतों के पास, सत्संगी लोगों के पास बैठने से चाहे पूरी बात समझ में ना आए, लेकिन एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो देश निरंतर प्रकाश की साधना में रत है, जो देश निरंतर प्रकाश की कामना में लगा हुआ है, वो भारत है। इसीलिए कहता हूं एआई के खतरे बढ़ गए हैं। पहचान में नहीं आ रहा है कि आदमी को शेर सचमुच उठा के ले जा रहा है कि नहीं उठा के ले जा रहा है। रोज रील देख रहे हो आप, ये एआई माया है, लेकिन इससे कोई लड़ पाएगा पूरे विश्व में तो केवल भारत लड़ पाएगा। अकेले इसी देश के पास यह शक्ति है। और आखिरी बात के अगर अगला प्रश्न लेता हूं, ज्ञान कहीं से भी मिले वो हीरे जैसा है, मणिदीप जैसा है। रावण तो इस राम कथा का विलेन है, खलनायक है।
उसकी नाभि में तीर लगा और हे राम कहकर पृथ्वी पर गिरा। तो सबसे पहला काम मेरे सरकार ने क्या किया? सबसे पहला काम यह किया कि लक्ष्मण से कहा अभी इसमें प्राण शेष हैं और ये बड़ा नीतिज्ञ है, इसने बहुत योजना के साथ लंका बसाई और इसे चलाया है, जाओ इससे ज्ञान लेकर आओ। कौन भेज रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। किसको भेज रहे हैं? प्राणों से भी प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को। किसके पास? अनीति अनाचार के प्रतीक रावण के पास। लक्ष्मण जी गए, रावण के सिर के पास खड़े होकर कहा मैं महाराज दशरथ का छोटा पुत्र, राम जी का छोटा भाई लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं महाबली, हमें राज्य चलाने का ज्ञान दीजिए। रावण बोला ही नहीं। 3 बार कहा, रावण बोला नहीं। लौट के आए लक्ष्मण जी, बोले भैया वो तो बोल नहीं रहा। बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, कैसे गए थे तुम? बोले मैं तो सीधे गया था। कहां खड़े होकर प्रार्थना की? बोले उनके सिर के पास। राम जी ने जो बात कही वो अद्भुत है। राम जी ने कहा लक्ष्मण समझो, किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके सिर पर मत खड़े रहो, उसके चरणों में खड़े रहो, उसके चरणों में प्रणाम करो। मैं देखता हूं नई पीढ़ी को बड़ों के पैर छूने में कितना संकट है। एक तो पैर भी नहीं छुए जा रहे हैं, घुटना छुआ जा रहा है वो पुष्पा वाला, कंधा झुका के। चरण छूने में दिक्कत है, प्रणाम करने में दिक्कत है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि जाओ रावण के चरणों में खड़े रहो। वे चरणों में जाकर खड़े हुए और रावण ने अद्भुत नीति का ज्ञान दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अलग से उस खंड को कभी पढ़ें और कभी समय होगा तो उस पर विस्तार से मैं बोलूंगा। और मैं आशा करता हूं कि विधानसभाओं में, विधान परिषदों में उसका अलग से सत्र होना चाहिए। उस नीति का कि राज्य चलाने की नीति क्या है जो रावण ने समझाई थी। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे मित्र ने जो प्रश्न पूछा था उनको इसका उत्तर मिला होगा, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों के बीच में एक शंका मन में पैदा हुई, उसे कहने का साहस जुटाया। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और इसके लिए आप भी तालियां बजाकर उन्हें शुभकामना दीजिए कि सवाल होते रहने चाहिए।